आज के इस कहानी का शीर्षक है मलबे का मालिक और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। पहला है गनी मियाँ। 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के समय हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अमृतसर के बांसबाड़ी बाजार में रहने वाला गनी मियाँ पाकिस्तान चला गया, लेकिन उसका पुत्र चिराग दीन अपनी पत्नी जुबैदा एवं दोनों लड़कियों किस्वर और सुल्ताना के साथ अपने नवनिर्मित मकान के मोह में वहीं रह गया। दूसरा पात्र है रखा पहलवान। यह अमृतसर के उसी गली में रहता है जिसमें पहले गनी मियाँ रहा करता था। वह एक पहलवान है और मुहल्ले वालों पर अपनी ताकत की धाक जमाना उसका स्वभाव है। वह एक क्रूर हत्यारा भी है। चिराग दीन, जो रखा को अपने बड़े भाई के समान समझता है, उस पर भरोसा करता है और उसी के सहारे अपने को सुरक्षित समझकर पिता के कहने पर भी पाकिस्तान नहीं जाता है। लेकिन दंगा के समय रखा खाना खाते चिराग दीन को नीचे बुलाकर उसे कॉलर पकड़कर पटक देता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। जब चिराग दीन उससे पूछता है कि रखा, तुम मेरी हत्या क्यों कर रहे हो, रखा उसे छुरे से चीरता हुआ बोलता है, चीखता क्यों है, भैंड के तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ। चिराग दीन की हत्या करने के बाद रखा उसकी पत्नी जुबैदा तथा उनकी दोनों लड़कियों किस्वर और सुल्ताना को मारकर नहर में फेंकवा दिया ताकि उसके नए मकान पर कब्जा किया जा सके। तीसरा पात्र है मनोरी। गनी मियाँ जब गाँव पहुँचता है तब मनोरी गनी मियाँ को मलबे में बदल चुके मकान को दिखाने ले जाता है। गनी मियाँ 7.5 वर्षों के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान हॉकी मैच को देखने के लिए अपने वैसे साथियों जो पहले अमृतसर में ही रहते थे उनके साथ अमृतसर आया। लेकिन यह मैच तो केवल एक बहाना था। वास्तव में वह अपने उस घर को एक बार फिर से देखने आया है जिसे वह देश के बंटवारे के समय हुए दंगों के डर से छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। और गनी मियाँ यह जानता है कि किसी ने उसके पुत्र की परिवार सहित हत्या कर दी है। गनी अपने साथियों के साथ धीरे धीरे मुहल्ले की तरफ जाता है। वे सभी देखते हैं कि इन 7.5 सालों में ही यहाँ कितना कुछ बदल गया है। वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिलाते हैं और कहते हैं, देख फतह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई। उस नुक्कड़ पर एक भट्टी थी जहाँ अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती है कि बस वल्लाह कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया। क्या इस तरफ के सबके सब मकान जल गए थे। यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। गनी चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते को भूल रहा है। जगह जगह पर नई इमारतें बन गई हैं। हालांकि बीच बीच में ऐसे भी मकान दिख जाते हैं जो दंगों के वक्त जलाकर खाक कर दिए गए थे। वह एक गली के मुहाने पर पहुंचकर भटका हुआ सा खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक युवक दिखलाई पड़ता है जिसे वो देखते ही पहचान जाता है। वह मनोरी था। गनी उसे आवाज देकर बुलाता है। यह मनोरी कभी गनी मियाँ के परिवार का पड़ोसी था। मनोरी भी गनी के बताने पर कि वे लोग भी पहले इसी गली में रहते थे और उसका बेटा चिराग उनके घर का दर्जी था। गनी को पहचान लेता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है। मनोरी उससे आने का कारण पूछता है तो गनी कहता है कि चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। इतना बोलते बोलते गनी की आंखों से आंसू निकल आए। मनोरी ने गनी की बाह अपने हाथों में ले ली और बोला, चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। मुहल्ले की औरतें गली में एक मुसलमान को देखकर सहम जाती हैं और अंदर चली जाती हैं। पास में ही एक लड़की रोते हुए बच्चों से कहती है कि चुपकर कसम खाने, रोएगा तो मुसलमान तुझे पकड़कर ले जाएगा। यह सुनकर गनी मियाँ अंदर से अत्यंत ही दुखित हुआ और बोल उठा, या मालिक, जहाँ कभी गनी का नया बनवाया हुआ मकान हुआ करता था, अब वहाँ टूटे फूटे मकान का मलबा इकट्ठा था। मनोरी ने उसी मलबे की तरफ इशारा करते हुए गनी से कहा, वह था तुम्हारा मकान। अपने नए मकान को इस हालत में देखे जाने की कल्पना उसने कभी नहीं की थी। मनोरी ने बताया कि उसके मकान को उसी समय आग लगा दी गई थी, लेकिन मनोरी ने गनी को ये नहीं बताया कि घर को आग लगाने से पहले उसके बेटे को घर से बाहर गली में बुलाकर रखा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला था। चिराग दीन की हत्या करने के बाद रखा उसकी बीवी और बेटियों को भी मारकर नहर में फेंकवा दिया था।
उसकी लाशें बाद में नहर के पानी में मिली थी। मलबे के ढेर को देखकर गनी अंदर से टूट गया। वह छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंचा। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और वह अपने पुत्र को याद कर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच गली के तमाम लोगों को मालूम पड़ गया था कि गनी मियां पाकिस्तान से वापस अपने घर लौट आया है। लोग मन ही मन सोच रहे थे कि अब उसे सारी कहानी मालूम पड़ जाएगी और वह रखा पहलवान को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मनोरी ने गनी को यह घटना बताई ही नहीं। रखा पहलवान और उसका साथी लच्छा पहलवान वहीं थोड़ी दूर पर स्थित एक कुएं के पास पीपल के नीचे बैठे हुए यह सब देख रहा था। रखा अंदर से डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए वह गांजे की चिलम पर चिलम धूक कर गनी के सामने आने के लिए अपने मन को मजबूत करने लगा। गनी अपने टूटे मकान और अपने बेटे चिरागदीन का मातम मनाकर वापस लौटने लगता है। मनोरी ने उसकी बाह अपने हाथ में पकड़ी हुई है। दोनों उसी कुएं के पास से गुजरते हैं जहां रखा पहलवान बैठा हुआ था। गनी उसे एक नजर देखते ही पहचान लेता है और मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें खोलकर गले मिलने के लिए बढ़ता है। लेकिन रखा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न होने पर वह हाथ नीचे कर लेता है। तब गनी रखा से कहता है, रखा, ये सब क्या हो गया? तुम लोगों के रहते हुए भी मेरा बेटा अपने पूरे परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। तुम दोनों में तो भाई भाई जैसा प्रेम था। अगर वह चाहता तो वह तुम्हारे घर में छुप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। गनी के इस विश्वास ने रखा को निरुत्तर कर दिया। उसका गला सूख जाता है, उसकी जुबान अटक जाती है। उसे अपनी नसों में तनाव महसूस होने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डियां कमजोर पड़ गई। सहारे की आवश्यकता महसूस होने लगी। वह ग्लानि से भर गया। गनी कहता है, जो होना था हो गया रखा, अब उसे कोई नहीं लौटा सकता। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। इतना कहकर गनी वहां से चला जाता है। गनी के चले जाने के बाद रखा अपने ग्लानि को दूर करने के लिए शाम तक गांजा पीता रहा। शाम होने पर वह प्रतिदिन की तरह गली के बाहर की दुकान पर बैठा, लेकिन उस दिन लोगों को बुलाकर सट्टे के गुड़ और सेहत के नुस्खे बताने के बदले लच्छा को 15 साल पूर्व की गई वैष्णो देवी की अपनी यात्रा का वर्णन सुनाता रहा। कुछ रात गए वह गनी मियां के मकान के मलबे पर आया और वहीं बैठ गया। उसकी आहट सुन वहीं बैठा कुत्ता भौंकने लगा। पहलवान के डांटने पर कुत्ता और जोर से भौंकना शुरू किया और ढेला फेंकने पर कुत्ते की आवाज और अधिक तेज हो गई। तब रखा कुत्ते की मां को गालियां बकते हुए कुएं पर जाकर लेट गया। कुत्ता कुछ देर तक कुएं की तरफ मुंह करके बोलने के बाद गली के शांत होने पर मलबे के एक कोने में आकर बैठ गया।